हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मुसलसल मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से जो कवरेज की जा रही है इजराइल फिलिस्तीन जंग और उससे रिलेटेड जितने भी वाकयात हो रहे हैं वो आप बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। मैं खबरों की अपडेट के अलावा आपको कुछ जानकार लोगों से भी मिलवाता हूं ताकि खुले जहन के साथ सारी इंफॉर्मेशन आए, ऑब्जर्वेशन आए, कमेंट्स आए, ताकि आप एक सही बैलेंस्ड ओपिनियन बना सकें। इस वक्त सीरिया सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है पूरी दुनिया में, इसलिए कि जो लोग कब्जा करने आए हैं, जो अब दमिश्क पर एक तरह से हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, उनका पास्ट बहुत खराब रहा है। वो दाइश और अलकायदा से जुड़े हुए लोग अपनी रीब्रांडिंग कर रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट कर लें, लेकिन क्या जैसा कि अब तक जो कुछ हुआ, क्या उससे ये भरोसा किया जा सकता है कि वो वाकई सीरिया के हमदर्द हैं? क्या जैसे ही कब्जा हुआ दूसरे दिन से ही इजराइल की तरफ से जो हमले शुरू हुए और 48 घंटे में 480 हमले और नतीजे के तौर पर 80% से ज्यादा सीरिया की फौजी ताकत तबाह, और उसके बाद एक बयान आता है अबू मोहम्मद अल जौलानी का, जो उनका लीडर है, सरगना है, वो कहता है कि हम इजराइल से नहीं लड़ सकते, सीरिया थक चुका है जंग से। इसके क्या इशारे हैं? इसके अलावा यह भी ऐलान होता है कि हम पुरानी जो फौज है उसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, यानी फौज की ताकत को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। क्या ये इजराइल के फायदे में नहीं है? क्या ये अमेरिका और इजराइल जो कुछ चाहते थे वही नहीं हो रहा? ये सारी चीजें खुले जहन से देखने की जरूरत है। गाजा जंग के दौरान जिस तरह से मुसलमानों में इत्तेहाद का माहौल बना था, सुन्नी शिया इत्तेहाद का माहौल बना था, लोग इस हद तक कह रहे थे कि मैं सुन्नी हूं, शर्मिंदा हूं, चूंकि 57 मुल्क जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। क्या अब जो कुछ सऊदी अरब ने और तुर्की ने किया है, क्या अब भी वो लोग शर्मिंदा हैं, या अब ऐसा लगने लगा कि ईरान के साथ जो खड़ी हुकूमत थी उसको तो जाना ही था? आखिर हम कहां हैं, जालिम के साथ या मजलूम के साथ? ये सब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के। जब से ये जंग शुरू हुई है, कम से कम बड़ी आधा दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके हैं। मॉस्को, तेहरान, बेरूत और इस्तांबुल, काराकास, वेनेजुएला, यानी पूरी दुनिया में उन लोगों से मिल रहे हैं जो वाकई फिलिस्तीन की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम समझना चाहेंगे कि अब जो कुछ सीरिया में हुआ है उसके बाद रेजिस्टेंस कहां है? क्या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूती से इजराइल के खिलाफ लड़ेगी? क्या खामोश बैठ जाएंगे? क्या ईरान का क्या रोल होगा? क्या फिलिस्तीनियों को अब भी उम्मीद है आजादी की? फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कभी कभी जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं कि दिमाग काम नहीं करता कि आखिर कहां कुछ हालात जा रहे हैं। आपको जब सीरिया की हुकूमत गिरने की खबर आई, पहला रिएक्शन आपका क्या था, और उसके बाद अब आपका जहन कहां पहुंच गया? क्या समझ रहे हैं आप ये जो हालात तब्दील हो रहे हैं बहुत तेजी से? नहीं, आई वॉज शॉक। मैं पूरा निराश भी हो गया था, शॉक भी था, क्योंकि मैं लगातार सीरिया 2010-11 से जा रहा हूँ। एक साल नहीं होगा जहाँ मैंने सीरिया नहीं गया हूँ। 2010-11-12 तो हम लोग फिलिस्तीन के काम के लिए गए थे। हम लोग ने 2 बड़े कारवा ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम जो 2012 में, उसके पहले एशियन कॉन्वॉय टू गाजा, तो उसके दौरान सीरिया से बहुत आना जाना रहा। और जब ये सो कॉल्ड सिविल वॉर शुरू हुई, उसके बाद 13, 14, 15 मैं एक पत्रकार के हैसियत से भी गया, एक एक्टिविस्ट के हैसियत भी गया, ताकि वो समझे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि ये क्लियर था कि सन 2007 से जब हारे हिजबुल्लाह के सामने इजराइल हारी 2006 की जंग में, जो जुलाई अगस्त में लड़ी गई थी, उसके बाद बशर अल असद, प्रेसिडेंट असद को बुलाया गया था फ्रांस,
रिपब्लिक डे में उसको फेलिसिटेट किया गया था। वो चीफ गेस्ट थे फ्रांस में कि असद आप वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलाइन हो जाओ, पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को सबको हटा दो सीरिया से, हिजबुल्लाह के साथ ताल्लुका तोड़ दो, ईरान के साथ तोड़ दो, आपको हम लोग बराबर से वेस्टर्न ब्लॉक पे ले लेंगे और इकोनॉमिक सैंक्शन जो आप पे है उसके बाद तो और भी बदतर सैंक्शन आए, मगर इस सब हटाकर आप हमारे वेस्टर्न ब्लॉक में आ जाइए। असद माने नहीं। और आज आप देखते होंगे कि एचटीएस की जोलानी सरकार ने बोल दिया है फिलिस्तीनियों को आपके हथियार डाल दो, अभी आपके लिए वो जगह नहीं है सीरिया में, और आप अभी यहाँ से कोई इजराइल के खिलाफ यहाँ से आप कोई गतिविधि आप नहीं चला सकते। ये है असद की सरकार और जोलानी के सरकार में इमीडिएट फर्क जो दिख रहा है। जो समझने वाले समझ जाए कि एक्चुअली आप ना अमेरिका के खिलाफ वहां बोल सकते हो, ना इजराइल के खिलाफ वहां बोल सकते हो, एक्शन तो दूर की बात है, क्योंकि इन्होंने इनको तैयार किया और उनको लाया है। तो ये जब सरकार गिरी तब हमारे लिए सबसे बड़ा जो सदमा था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो पूरा कनेक्टिविटी है, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, हिजबुल्लाह और सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं है, लेबनान में वहाँ लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट भी है, वहाँ दूसरे भी पार्टी, अमाल पार्टी भी है जो सब लड़ रहे फिलिस्तीन के लिए, खुद फिलिस्तीनी है लेबनान में। और यही प्रेशर अभी लेबनान में आएगा वाया फ्रांस और अमेरिका कि जो पैलेस्टीनियंस है अलग अलग रेफ्यूजी कैंप्स में जो रहते हैं, उनके हाथ में जो हथियार है वहाँ जो वो अपना उनकी जो फौज एक है तैयार और भी तैयार हो रही है, उनका सब काम लेबनान में भी बंद होना चाहिए। अभी ये प्रेशर लेबनान पे आने वाला है। तो जो लोग तालियां मार रहे हैं कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई है सीरिया में, वो जरा सोचे, अपने दिमाग को सही करे, क्योंकि कोई क्रांति नहीं हुई है इधर सीरिया में, वह रेजिम चेंज हुआ है, बस इतना ही है। क्योंकि जो आ रहे हैं वो औरतों को बोल रहे कि ढककर चलिए, एलावाइट्स को बोल रहे अपने इलाकों में अपनी औकात में रहिए, क्रिश्चियंस को बोल रहे कि आपको भी क्रिसमस खुलकर मनाना नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो इराक में कत्लेआम किया वो सब नहीं किया, उस हद तक नहीं किया, चल भी रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे तुर्क और मंगोल और उइगुर और ताजिक और उज्बेक सब आए हैं जिनका सीरिया की कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक आती नहीं है। ये सब मर्सिडीज है जिसको एर्दोगान ने सब पूरा का पूरा ट्रेनिंग देकर सीरिया में भेजा है। ओके, तो ये दूसरी बात है कि अभी पॉइंट ये है कि मैं इतना मायूस भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीरिया को जानता हूँ। और मैं आपको बता दूं एक बात, हम लोग जब 2014 में शायद जतिन देसाई और हमारी एक टीम गई थी इंडिया से, 6 लोग थे हम लोग सीरिया की स्टडी करने के लिए। तो तब हम लोग जो एयरपोर्ट जा रहे थे तो हम लोगों ने पूछा एक टैक्सी ड्राइवर को, जो टूरिस्ट गाइड भी हुआ करता, इंग्लिश बोलता था, कि आपके देश को क्या होगा। बोला आप चिंता मत करो, हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, हम लोग इसको संभाल लेंगे चीजों को, ठीक है। एक और बदतर हाल हुए, मगर सीरिया का अपना एक सिविलाइजेशन है और वो वापस वो समाज खड़ा होगा। समाज कैसे तोड़ा गया उसके बात करें। 2007 से 10 तक बहुत भयंकर किस्म का ड्राउट और फैमिन आया था, पानी की बहुत बड़ी कमी थी और वहां उनकी खेती पे बहुत बुरा असर हुआ, ठीक है। और उससे वो क्योंकि 2.5 करोड़ की आबादी है, यूफ्रेटिस मिट्टी का बड़ा प्रॉब्लम था, बारिश नहीं हो रही थी 3 साल तक। तो एक तो ड्राउट आया था 2007 और 10 में, उसमें बहुत बेचैनी थी लोगों में और बहुत गुस्सा था लोगों को बशर असद की सरकार के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सो-कॉल्ड लिबिया का जो इन्होंने करवा दिया कि गद्दाफी को हटा दिया, मार डाला उसको, तो उसके बाद उनको इतनी कॉन्फिडेंस आई अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ये कतर, सऊदी वगैरह को, यूएई वगैरह को, कि हम लोग यही ऑपरेशन कर देंगे इन सीरिया। तो गद्दाफी का क्या किया था इन्होंने, मेडवेडेव था, पुतिन नहीं था, पुतिन शायद होता तो ये सब नहीं होता। तो उन्होंने नो फ्लाई जोन अनाउंस कर दिया उधर लिबिया में, क्योंकि लिबिया में सबसे ज्यादा तेल है अफ्रीका में, हम लोग सब वो जानते हैं। लिबियन वेलफेयर स्टेट यूरोप के कोई भी स्टेट से मुकाबला कर रहा था। तो फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री हाउसिंग, शादी करना है तो इतना पैसा, गाड़ी खरीदना तो पैसा, मतलब पूरी की पूरी जो लिबिया की संपत्ति थी वो गद्दाफी लोगों में इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। पानी भी इटली से आता था, पानी इटली, क्योंकि इटालियन कॉलोनी थी, तो गद्दाफी ने नेचुरल वो लेक्स खोदना उसने शुरू किया था। अफ्रीका से जो सब लोग आते थे काम करने के लिए, उनको एक जगह देती थी। और इनका ये नेल्सन मंडेला का कोई ख्वाब नहीं था, मगर
कि गद्दाफी का ख्वाब था कि एक अफ्रीकन यूनियन बने और एक अफ्रीकन करेंसी बने, और वो गोल्ड बैक डिनार। जब आप एक करेंसी की बात करोगे तो आपका कत्ल होगा। और गद्दाफी वही गलती की कि वो यूरोप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, सार्कोजी के साथ, तो उसको बातचीत में निपट कर उसको खत्म कर रहा। इसलिए इनके खिलाफ रेजिस्टेंस इज द ओनली वे, जो ईरान बोलता रहता है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, जो वेनेजुएला आज कर रहा है कि हम लोग रेजिस्ट करेंगे, हम लोग आपके चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं, चंगुल में फंसने वाले नहीं। तो खैर, जब उन्होंने आईसिस और अलकायदा को भेजकर गद्दाफी को निकाल दिया, उसको सड़कों पे मारा है, उसके बाद यही सब को लेके गई तुर्की, और तुर्की से वो आने लगे इनसाइड सीरिया। एक फ्रांस के एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे, इसका इंटरव्यू आज भी अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा साजिश जो हुआ है वो ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका ने मिलकर कर दिया था। उन्होंने फ्रांस को इन्वाइट भी किया कि होने वाला अभी हमारे साथ आ जाइए, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, करा दीजिएगा कभी। तो बहुत सोच समझकर 2009-10 से ही रेजिम चेंज का एजेंडा बन गया था कि बशर असद और ये बाथ पार्टी की सरकार को हटाना है हम लोग को। इसमें और एक बड़ा एजेंडा था पाइपलाइन का। कतर चाहता है कि पाइपलाइन बने वाया कतर, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया से यूरोप की पाइपलाइन बने। असद ने मना किया था कि मेरा पाइपलाइन जो आने वाला है वो रशिया, ईरान, इराक वाला पाइपलाइन है, मुझे आपकी पाइपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ी पाइपलाइन की लड़ाई थी। $10 बिलियन का फंडिंग कतर ने किया है तुर्की को कि ये पूरा जिहादी को दुनिया भर से लाओ और हम लोग एक बहुत बड़ा वॉर सिचुएशन पैदा कर देते और असद को हटा देते। उनका कैलकुलेशन था कि 6 महीने के अंदर गद्दाफी जैसे कोलैप्स हुए, ये भी कोलैप्स हो जाएंगे। अंतर ये था कि गद्दाफी के लिबिया में दूसरी राजनीतिक दल नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, शेयरिंग ऑफ पावर उस किस्म से था नहीं, मगर यहाँ एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम भी थी, बात पार्टी थी, दूसरी पार्टीज भी है, जो इलेक्शन होते थे, इलेक्शन के बाद सब लोग आकर सरकार बनाते थे, सबको एक पार्ट मिलता था। ये पूरे सरकार में एक डिफरेंट किस्म की सिस्टम है कि मान लो कि इलेक्शन हो जाते हैं इंडिया में, बीजेपी सरकार बनाती है, मगर कांग्रेस से लेकर सभी जितनी पार्टियां, सबको अपना अपना एक स्टेक मिलता है। तो सीरिया की वो सिस्टम थी, एक डिफरेंट सिस्टम थी। हुआ क्या कि 2010-11-12 में जो ये सब चालू हुआ, दारा में से भी प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ से प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि 50-55 साल पुरानी एक सरकार है, तो दमन जैसा था मामला, मगर असद इसको सुधारना चाहता था। तो अरब लीग की कमेटी बनी, अरब लीग की कमेटी आई, कोई सूडान के कोई जनरल थे, उन्होंने रिपोर्ट दी कि देखो इसमें दो ही तरीके हैं, एक तरीका है पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, ये रास्ता सही है, वरना ये सिविल वॉर होगी और सीरिया बर्बाद हो जाएगा, जो हम लोग को दिख रहा है, जो दिख रहा है। तो ये चाहते, और अरब लीग ने, सऊदी और कतर ने वो डब्बे में फेंक दिया, तो हमको वो रिपोर्ट नहीं चाहिए, हम तो, क्योंकि उनको जैसे उन्होंने लिबिया में अपने वहां भी लिबिया के 4 टुकड़े हो गए, वैसे ही चाहते थे डेमेस्कस हमारे कंट्रोल में हो जाए, क्योंकि एक तो पाइपलाइन का सवाल है, दूसरे दरिये में 2007 और 2008 में इतना तेल और गैस मिला है कि उसके भी पीछे सब लोग लगे, जिसमें इजिप्ट और इजराइल और तुर्की का अपना डील हो चुका है, ऑलरेडी डील हो, ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि 2012-13 में ये सीरिया कुछ हद तक संभाल पाई, हिजबुल्लाह भी उतरा, ईरान भी उतरा, मगर 2015 में बहुत भयंकर सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जिहादियों को लोग दुनिया में से ला रहे थे, बहुत ज्यादा, और ये 2.5 करोड़ की आबादी, 1-2 लाख की फौज हुई, 1-2 लाख से ज्यादा की फौज में 85% सुन्नी है, कैबिनेट में असद को छोड़कर सब सुन्नी है, वहाँ की फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम पूरी की पूरी सुन्नी के कंट्रोल में, ये मुझे क्रिश्चियन दोस्तों ने बोला है, ठीक है। तो अगर असद सिर्फ एक शिया अलावाइट करके काम कर रहा होता तो उसको 2 दिन में उखाड़ के फेंक देते। ओके, कतर ने कोशिश की कि जो टॉप लीडर्स है कैबिनेट में, वालिद मौलाना फॉरेन मिनिस्टर थे, दूसरे भी थे, $50 मिलियन का ब्राइब दिया है कि आप लोग ये सरकार छोड़ो और असद को हटा दो, कोई बिकने के लिए तैयार नहीं था। इतनी कमाल की बात है। फाइनली 2013-14 में हैंडल कर पाए, सरकार गिरी नहीं, और हम लोग देखते हैं कि असद ने एक बड़ा काम किया कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसका जो अपोजिशन था उनके साथ उनकी बातचीत हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन एक नया बनाया, जनता में भी वो बात गई, और फाइनली रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में लोगों ने संविधान के लिए वोट किया और लोग सड़क पे आ गए वो रेफरेंडम के लिए, और वो टाइम पे मैं देखता था कि बहुत सारी पब्लिक सड़क पे आती थी असद के सपोर्ट में। और मैं खुद गया था, 2015 का चुनाव, 2014 का चुनाव था, कुछ इंटरनेशनल हम जैसे लोगों को बुलाया गया था वहां के इलेक्शन मॉनिटर करने के लिए, तो हम लोग पोलिंग बूथ पे जाते थे, और आतंकवादियों ने बोला था कि अगर आप पोलिंग करोगे तो आप पे बंदूक के गोलियां चलाई जाएगी, फिर भी पब्लिक गई वोटिंग के लिए।
मैं खुद 3 पोलिंग बूथ पे गया था, डमास्कस और भारवी, के ये देखने के लिए, और पब्लिक देख रही थी कि देखो यहाँ वोटिंग हो रहा है और हम यहाँ लाइन में खड़े। थैंक गॉड कोई बुलेट वगैरह चली नहीं। ये लोग चौंक गए क्योंकि रिजल्ट आया कि बशर असद इलेक्शन में जीत चुके हैं, कि पूरे गल्फ अरब और अमेरिका वो सन्नाटा आ गया था। मगर अगले ही दिन आप देखेंगे कि मोसुल को आईसिस ने ले लिया, अगले ही दिन। इसलिए ये सब कोऑर्डिनेशन हो रहा ना, यहाँ इजराइल ने यहाँ सीजफायर डिक्लेयर किया, तुर्की से आगे, ये सब जो कोऑर्डिनेशन था कि ऑल ऑफ सडन आईसिस करके कोई आर्मी, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, आर्मी थी आईसिस, आज भी आर्मी है, टैंक्स, मिसाइल्स। अमेरिका ने बोला कि उनका फंडिंग बैंक से हो रहा है, अरे बैंक नहीं, आप ही फंडिंग कर रहे थे भाई। ओके, तो और इसे याद रखिए कि अल बगदादी आईसिस के फाउंडर और ये जोलानी है, एक ही जेल में थे, बुक्का में, एक ही जेल से दोनों को छोड़ा गया और दोनों से आईसिस बनाई गई। ठीक है, मैंने 2014 में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था इसके बारे में कि हाउ आईसिस हैज बीन क्रिएटेड बाय सऊदी, सीआईए, मोसाद, तुर्की, कतर। ये मेरा बहुत वेल रिसर्च आर्टिकल था वो टाइम पे। ये और सबकी मुंह बोलती बन गई थी, क्योंकि ज्यादा करके लोग समझते नहीं ये सब चीजों को। ओके, और हम जानते हैं बहुत पहले से रिसर्च करें कि ये सब आतंकवादी। और आज तो वही बात होगी कि अभी आईसिस, अलकायदा ने, एचटीएस और अल दूसरा ने भी सत्ता ही आपने दे दी उनको डमास्कस की, तो आपका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर खत्म हो गया भाई। जितने आतंकवादी थे आज डमास्कस में जाके बैठे, तो आपका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर खत्म हो गया। धन्यवाद अमेरिका को। ग्लोबल वॉर ऑन, अभी क्या होगा कि ये वॉर वो लोग इराक में बढ़ाएंगे, उनको अभी भी मोसुल और बगदाद पे उनका निशाना है। ट्रिपोली में इनके बहुत सारे समर्थक है, नॉर्दर्न लेबनान में, तो वो लोग उधर भी जाने वाले हैं बेरूट की तरफ। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इजराइल का जो जो एजेंडा है, क्योंकि तुर्की का ऑटोमन एजेंडा है कि भाई ये सब इलाके मेरे थे। ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है कि मेरे को मेरे भगवान यावे, अल्लाह, जो भी आप ले लो, उसे मेरी किताब में लिखा है कि ये पूरा इलाका तुम्हारा है। तो ग्रेटर टर्किश प्रोजेक्ट, ऑटोमन एम्पायर का प्रोजेक्ट और ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट दोनों साथ में साथ चले। तो ये अरबों को सोचना होगा कि भाई आपको किसके साथ खड़ा होना। आज बहुत जरूरी है कि अरब और ईरान एक साथ खड़े हो जाए और इजराइल और टर्की और अमेरिका को काउंटर करे। देखिए, बहुत ही अहम बातें आपने कही अब तक। एक तो ये कि ये पाइपलाइन वाला खेल है, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, चूंकि कतर की जाने से इजाजत नहीं दी थी, तभी से वो 2011 का जो सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आपने दूसरी एक बात और कही कि ये इराक में भी हमला करेंगे, लेबनान में भी हमला करेंगे, और जोलानी ने ये ऐलान कर दिया कि हम इजराइल के खिलाफ नहीं लड़ सकते। मतलब पूरा मुल्क थका हुआ है जंगों से, अब हमें ये नहीं कर सकते। उससे पहले इजरायली मीडिया ने, जब वो एलेप्पो से दमिश्क के बीच में जो थे, जब आ रहे थे, तब इजरायली मीडिया ने बार बार कहा कि वो इजराइल के दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। अब अगर पूरे सीरिया पर उनका कब्जा है, अब अगर वो लेबनान और इराक की तरफ भी बढ़ते हैं, तो उनका ग्रेटर इजराइल वाला प्लान बढ़ता हुआ नजर आता है। आप रेजिस्टेंस फिर भी कामयाब होगी, उसके क्या रीजन हैं आपके जहन में? देखिए, इजराइल एक पागल मुल्क है, वो पूरा मेसियानिक जुडाइज्म को लेकर चल रहा है। ये सब होगा, तुम्हारा मसीहा आएगा। मसीहा को आना होता तो कोई बिना जंग मसीहा को आना चाहिए, मगर वो एक अलग कहानी है। पॉइंट के हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, हम लोगों ने देख लिया कि हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाया। आज भी हमास ने सरेंडर नहीं किया है, आज भी गाजा में 100 लोगों को रोज मार रहा है। आज भी हमास ने या गाजा के लोगों ने सरेंडर नहीं किया है। ठीक है, ये कामयाब तब होंगे जब अंदर से ट्रेटर मिलेंगे, और उनको ये मिल गए। तुर्की मिला है उनके हाथ में, तुर्की साथ में काम कर रहा है, और आईसिस, अलकायदा जैसी जो ताकत है, जो सीआईए, मोसाद की बनाई हुई जो आतंकवादी संगठन है, ये तो ताजुब की बात है कि पूरी वेस्टर्न मीडिया जोलानी पे $10 मिलियन का रैंसम है क्योंकि वो आतंकवादी है। CNN बैठ के उनका इंटरव्यू कर रहा है। ये लिबरल, क्योंकि ये जैक सलिवन ने भी बोल दिया था, हिलरी क्लिंटन को ईमेल भेजा था कि आज अलकायदा हमारे साथ है। तो ये तो मतलब क्या बोले ये लोगों को कि क्या क्या कर देंगे। ठीक है, मैं हैरान हूं कि ये सब करते हैं। पॉइंट के जहां तक रेजिस्टेंस है, लेबनान में बहुत स्ट्रांग है, वो आ जाए, मार खाए के जाएंगे। इराक में अभी हसन शाह भी है, जिन्होंने इनको मार मार के भगाया था। ठीक है,
तो ये जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट है जो आज दमास्कस में बैठे हैं, जो एर्दोगान बैठा है, उनको ये तय करना होगा भाई फिलिस्तीन को आजाद करना है कि ये सब करना है आपको, और मुस्लिम वर्ल्ड को भी चिल्लाना होगा इनके खिलाफ, और बाकी की दुनिया जो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है उनको एर्दोगान जैसे लोगों का बहिष्कार करना होगा। बॉयकॉट एर्दोगान का कॉल देना चाहिए। बॉयकॉट आप मुस्लिम देशों से ये उम्मीद कर रहे हैं। अभी ताजा खबर ये है कि 8 अरब मुल्कों ने स्मूथ ट्रांजिशन के लिए सपोर्ट करने की बात की है सीरिया में, जो मुलाकात हुई है जॉर्डन के एक रिजॉर्ट पर। और उससे पहले अरब लीग ने एक जनरल किस्म का एक स्टेटमेंट दे दिया, कंडम कर दिया इजराइल ने जो हमले किए सीरिया पर। सीरिया तबाह हो चुका, वहां कोई ऐसा लगता है कोई एक बंदूक भी शायद रही या नहीं रही, कितने बड़े पैमाने पर उन्होंने हथियारों को खत्म किया है। फौज डिसमेंटल हो चुकी, एक तरह से वर्चुअली पूरा कंट्रोल इजराइल का है, इजराइल के लोगों का है। इस हालत में आप कह रहे हैं कि तुर्की, ISIS, अलकायदा ये मिलकर के ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये अरब मुल्क वहां जल्दी से, आपको नहीं लगता कि फंड्स भी देंगे और सारी मदद करेंगे इस जोलानी की सरकार को मजबूत करने के लिए? उसमें हथियार अमेरिका और इजराइल के अगर जरूरत पड़ी, और फंड्स इन अरब मुल्कों के, ये जब मिलेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। जी जी, अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली पॉइंट ये है कि एक तो अमेरिका ने तुरंत सैंक्शंस हटाने की बात कर ली है। उनको बराबर से HTS, अलकायदा, नुसरा की सरकार वहां चलती है, वो दुनिया देख रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सैंक्शंस ही कारण थे सीरिया को तोड़ने के लिए। वीक हो गया था क्योंकि हमारी जो बड़ी बहन है वैनेसा बिली, वो 5 साल से रुकी थी, दमास्कस में रह रही थी, वो रोज लिख रही थी कि समाज कैसे टूट रहा है सैंक्शंस के कारण। तो उनको तोड़ना था, ये वीक करना था ताकि वो लड़ ही नहीं पाए। तो जो जोलानी बोले कि हम लोग बहुत वीक हो गए, भाई आप लोग जैसे लोगों ने वीक किया, ठीक है, आप लोग के ही कारण सैंक्शंस और जो सिविल वॉर और जंग और मारना और काटना गर्दनों को, आप लोग के कारण ही ये सीरिया वीक हुआ है। सवाल ये था कि एक सॉल्यूशन लाना था वो सरकार के साथ बात करने से, और उसमें से मगर बशर असद का ही बोलना था कि पहले तुर्की वहां से हट जाए। मेरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जो तुर्की की आर्मी आज अंदर बैठी है, इडलिब को इडलिबिस्तान इसने बना दिया, ठीक है, कुर्दों को वहां अमेरिका सपोर्ट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पूरा तेल और वीट है, ओके। तो कुर्द तो एक अलग बात है, कुर्द को फिर भी वो ऑटोनॉमस एक रीजन करके दे सकते थे। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरा मानना है कि ये जो पूरी जिहादी पलटन है, एक से एक पागल है, ठीक है, वो इसको संभाल नहीं पाएगी। थोड़ा टाइम जाने दो, अभी अभी सत्ता में आए हैं, जैसे उनका दमन चलेगा यही पॉपुलेशन पे, तो उतना उठाव शुरू होगा और जनता का उठाव शुरू होगा। और बहुत सारे सीरियन आर्मी के लोग या लेबनान जा चुके, इराक जा चुके हैं, वो वापस अपना ताकत बनाना शुरू करेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, ये कहानी कुछ खत्म नहीं हुई सीरिया की। और सीरिया जो एक वेस्टर्न मेडिटेरेनियन की कल्चर एक अलग होती है, ये पूरा एक रॉटन किस्म का गल्फ कल्चर, जो ये पूरा वहाबी सल्फी कल्चर है, वो सीरिया पे थोपा, इनका कल्चर नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ उठाव होगा। ये जनता थक चुकी थी, ये बात सही है, ओके। जब खाने पीने के वादे होंगे, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, $20 की पगार है सीरियन सोल्जर को, बेचारा लड़ेगा क्या, जिएगा क्या, और वो घर क्या भेजेगा, ओके। तो सैंक्शंस बहुत बड़ा कारण था, ये सिविल वॉर बहुत बड़ा कारण था, और फाइनली असद समझ गया था कि वो लोग और सिर्फ असद की बात नहीं है, बात पार्टी की जो सरकार है वो समझ गए थे कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हम लोग निकल जाए। उन्होंने सब कोशिशें की, वही इसी बात की, मगर वही पॉइंट है कि जब आप बातचीत में लग जाते हो उनके साथ, तो वो बातचीत में आपको ये खत्म कर डालते हैं। अब वो जो एक पहलू बताया जा रहा है, हुकूमत गिरने के बाद ईरान की तरफ से कुछ चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग आई हैं कि लेटली बशार अल असद ने यानी उसको जाल में फंसाया गया अमेरिका और इजराइल के दलालों के जरिए, अमेरिका और UAE के जरिए पैसे का लालच दिया गया, और उसे बताया गया कि भाई तुम तो अरब हो, तुम ईरान से दूर क्यों नहीं जाते। उसके बाद में उन्होंने रेजिस्टेंस के साथ सपोर्ट करना बंद कर दिया, गोलान वाला रास्ता खोलने बंद कर दिया, की इजाजत नहीं दी रेजिस्टेंस को, और आयतुल्लाह खामेनेई के ईरान के बड़े जो कमांडर्स थे उनके मशवरों को सुनना बंद कर दिया। हद ये हो गई कि कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ऑफिसेस बंद करा दिए दमिश्क में,
तो ये सब भी हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये खुद ही अपना रास्ता बदल के उन्हें ट्रैप में लिया गया, या क्या है? मतलब दोस्ती भी का हाथ भी बढ़ाया और उसे फिर गिरा दिया गड्ढे में, क्या ये क्या है? जी जी, नहीं बात सही है। मैं बोल रहा था कि ये ऑफर उनको 2007 में दिया गया था बशर असद को कि आप रेजिस्टेंस ब्लॉक से अलग हो जाओ, मगर 2007 से लेकर 24 तक तो वो टिके। उसके बाद आई थिंक वो थक चुके थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। उन्होंने दूसरे, क्योंकि उसकी जनता बहुत ही टूट चुकी थी, उसके लोग टूट चुके थे, तो वो रास्ता ढूंढ रहे थे, ठीक है। और इसलिए आर्मी लड़ी नहीं ना। ये जो जो दिन ये सब चालू हुआ, 3-4 दिन में तो लोग डेमास्कस पहुंच गए। मतलब कहीं ना कहीं हाथ पीछे हटा दिया था पूरे सरकार और आर्मी ने भी। और कुछ तो आर्मी लड़ने के लिए तैयार थी, मगर आई थिंक इट वाज ऑल ओवर, द गेम वाज ऑल ओवर। एक वीडियो भी सामने आया, शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, नहीं मालूम, लेकिन उस पर दावा ये किया जा रहा है कि सीरियन टेलीविजन ने उसको टेलीकास्ट नहीं किया, जिसके बारे में उन्होंने सब कुछ हैंडओवर करके जाने का ऐलान किया और बताया कि ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, और मैं कहता हूं कि फौज भी ना लड़े, और इस किस्म का कोई एक मैसेज था जिसके बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, मैं अब दूसरी बात की तरफ आना चाह रहा हूं। एक आम तौर पर नैरेटिव परसेप्शन यह है कि इन्होंने सुन्नियों को बहुत कत्ल किया, इसलिए सुन्नी बहुत खुश हैं बशर अल असद की सरकार जाने पर। लेकिन क्या आप बता रहे हैं कि मैं दसियों बार गया हूं, मैं भी गया था 2011-12 में भी गया था, और उससे पहले भी कई बार पर्सनल भी गया था जियारत के लिए। आपको ज्यादा बेहतर अंदाज होगा जब इतनी बार आप गए हैं वहां, क्या सुन्नियों का परसिक्यूशन वाकई इतना ज्यादा था कि वो बर्दाश्त से बाहर कोई चीज थी, या किस किस्म का था? थोड़ा सा मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर आप कुछ बता सकें तो। देखिए, मेरा मानना है कि 60% सुन्नी अवाम उनके साथ थी, या शायद ज्यादा भी। इलेक्शन के दौरान देखा गया था। जब ये 2014 का इलेक्शन जीते, तब ये पूरा गल्फ अरब और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब शॉक हो गया था। ये रिजल्ट इतने बड़े पैमाने पे प्रेसिडेंट असद के लिए क्यों गया, नंबर 1। दूसरी बात जिन्होंने कही कि उनका कैबिनेट में 99% सुन्नी थे, ये अलग एक ही बंदा था जो नॉन सुन्नी था, कोई क्रिश्चियन नहीं था, मगर सबके सब सुन्नी थे। आर्मी 85% सुन्नी, इकोनॉमिक सिस्टम सुन्नियों के कंट्रोल में, तो दमन कहाँ हो रहा था? ओके। दूसरी जो बात है कि जो तरीका है एक डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन कि कौन किसके साथ है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का था। उसी से ये लोग करवा लेते वापस, तो भी पता चल जाता कि कौन का है। मगर उन्होंने ये रास्ता कभी माना नहीं, ना तुर्की ने माना, ना गल्फ अरबों ने माना, ठीक है। तो दूसरी जो बात है, एक सरकार 50-55 साल से है, तो कुछ तो बहुत गलतियां भी होती होगी जो हमारे देश में हम लोगों ने देखा है। मगर आप ये भी देखिए कि अगर कत्ले आम का ही मामला था, तो असद जाते जाते अपनी फौज को बोल देता, कत्लेआम होता, गर्दन कटती, हजारों लोग मरते, नहीं हुआ ये सब। जाते जाते उससे बोला कि ठीक है, अब नहीं चाहते, मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ। ये जेंटलमैन के तरीके से मैं तो मानता हूँ, वो चले गए, ठीक है। और ये अच्छा है कि वो अरब देश नहीं गए, वो मॉस्को चले गए। जो उनके दोस्त थे बशर जाफरी, जो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, मतलब ही वाज द एम्बेसडर, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, तो वो भी वही है, और असद, बशर असद भी वही है। तो मेरा मानना है कि अभी एक तबका जरूर है जो सेक्युलर सीरिया नहीं चाहता था, एक इस्लामिक सीरिया चाहता था। तो जो लोग सड़क पे आ रहे हैं कि ये अभी एक इस्लामिक सीरिया बनेगा। और जो हमारे तीन दोस्त हैं वो तो बहुत ही घबराए हुए हैं, दे आर ऑल टेररिस्ट। आई एम यूजिंग द वर्ड टेरर। अब वो अलमासियान का देखिए, रिचर्ड मेडर्स का देखिए। रिचर्ड मेडर्स जो ब्रिटेन में रहता है, वो एक सीरियन बॉर्न, बैप्टाइज्ड इन सीरिया क्रिश्चियन है। वो आप रिचर्ड मेडर्स को पढ़िए, केवल कलमासन को पढ़िए, आपको वेनेसा बिली के ट्विटर में जो 5 साल से मारूफी थी, ठीक है। अभी जिन्होंने सीरिया पे कब्जा किया है वो हार्ड लाइन वहाबी सलफी क्रेजी कैरेक्टर्स है, ओके। और वो लोग बोल तो रहे कि हम लोग ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मगर अभी सड़कों पे औरतों को अपने आप को कवर करके चलना है। मैंने तो मीडिया में देखा है, मैं मीडिया हाउस में जाता था, रात को 3 बजे भी औरतें आर्टिकल लिखकर टीवी टेलीविजन स्टेशन पे अपना इंटरव्यू देकर गाड़ी में अकेली टी-शर्ट और जीन्स पहन के निकल जाती थी। अभी ये सब नहीं हो पाएगा। क्रिश्चियंस को बोला गया है कि ये दिसंबर में जो क्रिसमस आएगा, आप अपना
सेंटा क्लॉज, सेंट निकलिस को आप बाहर का प्रदर्शन नहीं कर सकते। सड़क पे जो क्रिसमस ट्री लगे थे उन्होंने ऑलरेडी तोड़ना फोड़ना शुरू किया है, ठीक है। वहां सईदा ज़ैनब की श्राइन पे चोरी हो चुकी है। मुझे तो डर है कि मोसाद सही टाइम ढूंढेगा ये मौजूलियम को उड़ाने के लिए, क्योंकि इतना सब बिखराव आ गया है, सुन्नी शिया वहाबी सल्फी हो गया है। उन्होंने इराक में सामर्रा को उड़वा दिया था भाई, इराक में सामर्रा को उड़वा दिया था सद्दाम हुसैन की हुकूमत के बाद में, बाकायदा सुन्नी शिया झगड़ा बढ़ाने के लिए। वो तो बहुत ही खैरियत की हुई कि वहां की लीडरशिप इतनी समझदार है कि वो नहीं होने दिया, आज तक भी सुन्नी शिया टकराव वहां नहीं होने दिया। जी सही बात। तो ये पूरे स्पेस में मोसाद और सीआईए क्या रोल प्ले करेगी वो सीरिया के लोगों को देखना होगा, ठीक है। मैं इतना ही बोलूंगा कि एक रूप से अच्छा हो गया कि अल-कायदा, आईसिस, जबहत अल-नुसरा, एचटीएस, ये सब अब दमिश्क में बैठे, सत्ता में बैठे हैं, ठीक है। तो अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन, कतर, एर्दोगान, इसने बोला कि अरब सरकारें ना बोले मगर बॉयकॉट एर्दोगान, बिट्रेयर ऑफ पैलेस्टाइन, वो जनता में से बात आनी चाहिए, ओके। और तुर्की में भी बहुत असंतोष है इसके खिलाफ, आई एम टेलिंग यू। सब एलेप्पो में एक प्रोटेस्ट की एक वो आई है वीडियो, बाकायदा किसी टेलीविजन ने चलाई है वहां पर, और उसमें ये बताया गया कि जोलानी की जेल में बहुत से लोग एलेप्पो के हैं जिनको वो छुड़ाने के लिए औरतें निकली हैं सड़क पर। यानी एलेप्पो जहां सबसे पहले कब्जा किया था वहीं प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए जोलानी के खिलाफ। एग्जैक्टली। और एक मैंने देखा था वीडियो कि कुछ जो सीरियन क्रिश्चियन है, मिलिशिया है, उन्होंने इनको अपने इलाकों से मारकर भगा दिया, ठीक है। और उनके जो चर्च तोड़े थे तो वो अपने चर्चेस वापस बना रहे, उनके क्रॉस को, मदर मेरी के स्टैचू को वो सब वापस बिठा रहे। हिजबुल्लाह ने यही काम किया था उसी दौरान कि जो चर्चेस में जाके इन्होंने तोड़ा था तो चर्चेस को इन्होंने वापस बनवाया था, वहां की बेल को तो बजवाया था, ओके। और आपको बता दूं कि सीरिया में एक गांव है मलूला का नाम, 3000 साल पुराना गांव है। वहां की भाषा अरेमिक है, जो ईसा नबी के टाइम की भाषा थी, जो ईसा नबी जो भाषा बोलते थे वो ही भाषा आज भी वो गांव की एवरीडे लैंग्वेज में है, वो उनकी मातृभाषा है। 3000 साल का गांव है, एक ही दुनिया में गांव है जो आज भी अरेमिक की भाषा बोलता है, जो ईसा नबी की भाषा थी। डेली उनके घरों में वही भाषा थी। अरे सब ये गांव में भी ये लोग गए थे, उन्होंने गांव को टेक ओवर किया था। मदर मेरी का बहुत बड़ा स्टैचू था, वो गिराया था, और फिर वो हिजबुल्लाह और सीरियन आर्मी और क्रिश्चियंस ने मिलकर वो गांव को वापस लिया था। मैं 2 बार मलूला जा चुका हूँ, ओके। और वैसे भी का कोई अंदाजा नहीं है ये एचटीएस वाले भाभी आतंकवादियों को, ठीक है। इनको रेबेल बोल रहे हैं और हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी बोल रहे हैं। तो इतनी तो ये बेईमान मीडिया है लोग की। और इंटरेस्टिंग ये है वो दमिश्क जो है वो इतना कल्चरली रिच है और इतनी डाइवर्स उसमें कल्चर है। मैं तो बहुत ही ताज्जुब किया, खास तौर पर एक चीज देख करके। लोगों को जो इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं उन्हें ज्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको दमिश्क में, सेंट्रल दमिश्क में मुश्किल से 5 किलोमीटर के दायरे में, जहां उमैया मस्जिद है, जो यजीद का दरबार कहते हैं हम लोग जिस कहते हैं, उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको इमाम हुसैन पर कुर्बानी देने वाले भी मिल जाएंगे, यानी पूरी तरह से डिवोटेड, और यजीद के चाहने वाले भी मिल जाएंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे ताज्जुब हुआ कि वो कब्रिस्तान जहां वो यजीद की कब्र बताई जाती है, उनका चाहने वाला आसपास घूम रहा था कि कहीं कोई डिस्क्रेशन ना करे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे। मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि डाइवर्स लोग हैं और सब लोग एक साथ रह रहे हैं। बहुत ही कमाल की चीज है। और सेंट पॉल का चर्च वहां दिखेगा, वहां की टनल दिखेंगे। ये क्रिश्चियनिटी का इतना इंपॉर्टेंट सेंटर है डेमास्कस। और मैं वही बोलना चाहता हूँ, और मैंने ये सवाल मदर एग्नेस मरियम ऑफ द क्रॉस को 2015 में पूछा था, जब एक क्रिश्चियन डेलीगेशन के साथ में गया था। मैंने उनको वही टाइम पे बोला था, मदर, के मुझे क्लियर कर दिख रहा है कि क्रिश्चियंस को इस इलाके से निकालने का पूरा प्लान है। वो इजराइल का प्लान है कि ये पूरा ग्रेटर इजराइल बनते बनते उनको जहां भी क्रिश्चियन कम्युनिटीज है उनको निकालो। पैलेस्टाइन में 2% तक आ चुके हो। इराक में जो बड़ी आबादी थी वो कुछ छोटी आबादी बन गई है। सीरिया में आधी आबादी भाग गई है। उन्हें वो टाइम पे तो नहीं माना था, बोला नहीं मुझे नहीं पता है। मगर इस बार मैंने उसको फोन किया था, जब ये लोग एलेपो से नीचे आ रहे थे तो मदर को मैंने फोन किया था,
बोलो फिरोज से तुम्हारी बात सही थी, ये क्रिश्चियंस को पूरे इलाके से निकालना चाहते हैं। अरे साहब, ये जंग शुरू होने से पहले जेरूसलम से ऐसी वीडियो आ रही थी कि कुछ नौजवान सरफिरे यहूदी चर्च के सामने खड़ी हुई नन पर ऐसे थूकते हुए, बहुत ही नफरत दिखाते हुए। और कमाल की बात है कि दुनिया भर में जो ईसाई हुकूमतें हैं वो इजराइल के अंदर की ये तमाम हरकतें बर्दाश्त करते चले गए। यानी किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि आप लोग हमारे ईसाइयों को इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हो। तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का एक इजराइल जिसका ना कि एक तो है ये सब सरकारों का इजराइल लॉबी का कंट्रोल पैसे से, और उनकी जो वीडियो टेप्स है, उनकी करप्शन स्कैम्स है, वो सबका रिकॉर्ड उनके पास है, तो पूरा ब्लैकमेल से चल रहा है। वो हिलरी बोलो या बाइडेन बोलो या अभी जो ट्रंप आएगा, वही सब हाल है इनके, ठीक है। और वहाँ टोरीज बोलो या लेबर पार्टी बोलो, वही हाल है। मैक्रो और जो भी लेफ्ट पे मुझे भरोसा है, फ्रांस में कुछ और हो सकता है, मगर मैक्रो तो टोटली कंट्रोल है, जर्मनी कंट्रोल है। एक वो एजेंडा है। दूसरा है क्रिश्चियन जायनिज्म का, जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में जो वायरस डाल दिया है कि ईसा नबी तभी आएंगे जब एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट एक यहूदी होगा, मगर वो यहूदी मसीहा को आने के पहले वहां थर्ड टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनना चाहिए, जिसका मतलब ये अलग सा मस्जिद डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, फिर वो टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनाएंगे। और जब वो मसीह आएगा, ईसा मसीह आएंगे, वो सभी यहूदियों को बोलेंगे आप ईसाई एक्सेप्ट करो या सबको मैं कत्लेआम करूंगा। तो उन्होंने ईसा मसीह जो प्यार और मोहब्बत के पैगाम वाले सबसे इंपॉर्टेंट पैगंबर है, क्योंकि उन्होंने कभी तलवार उठाई नहीं। ओके, तो ईसा मसीह को भी वो लोगों ने कोई मास मर्डरर बना दिया है। इतना पागल का। और एक थियरी पढ़ा करके ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया न्यू टेस्टमेंट। जो ईसा नबी की किताब है वो न्यू टेस्टमेंट है, जो हावी किताब है वो ओल्ड टेस्टमेंट है, और ओल्ड टेस्टमेंट तो भयंकर किताब है। वो अल्ट्रा वायलेंट, बहुत ही वायलेंट रेसिस्ट किताब है। जी आपने थियोलॉजिकल क्राइसिस ही पैदा कर दिया है। वहां भी एक संघर्ष चल रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन जो पैलेस्टाइन के वही बोलते रहे भाई वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी ने तो हमारी गिनती भी नहीं होती है ये इनके सामने, हो क्या गया है सर। बिल्कुल। और सीरिया के तो क्रिश्चियन एक खास तौर पर दुनिया भर में है, और बहुत ही पुरानी कल्चर है सीरियन क्रिश्चियनिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार उम्मीद आपकी क्या है फिलिस्तीन से मुताल्लिक, क्या है मतलब, मैं थोड़ा सा आखिर में कंक्लूजन के तौर पर आपको क्या लगता है? आज मैंने मेरा कैफिया पहना है, सवाल फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीन को लेकर ये सब बर्बादी फैलाई जा रही है। इजराइल अपना कर ले काम, मगर अल्लाह ताला भी है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी है, तो वो तो उनकी चाल चलेंगे, हम अपनी चाल चलेंगे। पॉइंट है कि 7 अक्टूबर के उठाव के बाद बहुत सारी चीजें बदली है। फिलिस्तीन नंबर 1 एजेंडा बन चुका है और वो लड़ रहे हैं। एक सेटबैक हुआ है सीरिया में, मगर वो बहुत पुरानी उनकी साजिश थी सीरिया को तोड़ने की, वो अभी तक कामयाब हुए। मगर मैं मानता हूँ कि सीरिया में वापस एक उठाव होगा, ये ज्यादा चल नहीं पाएगा। हिजबुल आज भी मजबूत है, इराक पहले से ज्यादा मजबूत है, ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, यमन पहले से मजबूत है। तो ये सब फोर्सेस साथ में आएंगे, और सीरिया में भी जो फोर्सेस, आई थिंक सीरिया की जनता के अंदर से उठाव होने वाला है। एक आध साल जाने दीजिए, देखो क्या क्या होता है। क्योंकि जितना मुस्लिम वर्ग भी देखेगा कि ये नई जो सरकार वो बैठी है वो इजराइल की पिट्ठू है, एर्दोगान वहां का पिट्ठू है, तो शायद तुर्की में भी बड़ा उठाव हो जाए और सीरिया में भी बड़ा उठाव हो जाए। तो अभी तो एक कहानी, कुछ लोगों का अंदाजा कि अगला टारगेट खुद तुर्की भी हो सकता है। ये इस किस्म के भी अंदाजे हैं कुछ लोगों को। नहीं, अंदाजा क्या, एर्दोगान ही आईसिस का बंदा बैठा है वहां। बिल्कुल। नेतन्याहू भी आईसिस का बंदा है। वहां नेतन्याहू के फोटोग्राफ्स है वहां अस्पताल में, गोलाना से लेकर के अस्पताल है, वहां आईसिस के लोगों को आके मिल रहा है, हाथ मिला रहा है और दवाई दे रहा है। तो ये तो आईसिस के आइडियोलॉजी है। तो आईसिस, तुर्की में भी एर्दोगान आईसिस है, वो ग्रैंडफादर आईसिस का। इन्हीं का पैदा क्या हुआ ये पूरा जहर है मुकम्मल तौर पर। और कमाल और एक चैप्टर है कुर्द क्या करेगा, क्योंकि तुर्की आज भी कुर्द पे अटैक कर रहा है। तो कुर्दिश लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ठीक से बात हो। आई एम श्योर दे विल बी डूइंग दैट। दूसरा जो आया कि द्रूज का एक तबका जो गोलान हाइट्स में, जो आपने मुझे बताया, फिर मैंने उसको गूगल किया था, तो द्रूज बोल रहे हैं हमको आईसिस के वो लोगों से बहुत ही
तो मतलब वो आके क्या करेंगे हमारा, तो इजराइल हमारी सुरक्षा करे। अरे भाई आप कहाँ, ये क्या हो रहा है? तो आई थिंक ड्रूज, वहाँ के सीरियन अरब, यहाँ के अलावाइट, वहाँ के कुर्द, उसमें से ही वापस ये बनेगी बातें और वहां से कुछ उठा होगा। क्योंकि ये आईसिस अलकायदा ये गला काटने बांटने के लिए ठीक है, देश चलाना उनकी बस की बात नहीं है। ओके, तो देखेंगे क्या होगा। और फाइनली एक चीज इसमें बहरहाल नतीजे के तौर पर कही जा सकती है कि जो काम इजरायली फौज, अमरीकी बेड़े नहीं कर पाए थे, वो काम इन दहशतगर्दों के जरिए करा लिया गया, जिसकी पुष्टपनाही खुद तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने की। और बेहतरीन तालमेल, आयतुल्लाह खामेनाई का ये कहना कि अमेरिका और इजराइल ने मुकम्मल प्लान बनाया जिसमें तुर्की ने साथ दिया, तो ये दहशतगर्दों के जरिए खामेनाई ने लिया, आयतुल्लाह खामेनाई ने तुर्की का नाम दिया है। हाँ, वो एक पड़ोसी मुल्क कहा, लेकिन तुर्की का ही वो खुद जी एक पड़ोसी मुल्क कहा, लेकिन ये कि वो अच्छी तरह से वो बात सामने आई कि और मीडिया में भी उसको इलेबोरेट किया गया कि वो इशारा तुर्की की तरफ था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि 2 दिन पुरानी खबर है कि आई थिंक $3 या $30 बिलियन का एक डील ईरान और तुर्की के बीच में साइन हुआ है। तो जब मोहम्मद बरानी को पूछा गया कि एक जगह तो आप पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हो और दूसरी जगह पे आप उनके साथ इतना बड़ा डील कर रहे हो, तो मोहम्मद बरानी ने कहा कि एर्दोगान तुर्की नहीं है, हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, हमारा ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तुर्की के साथ। वो तो दैट इज द पॉइंट, तो वो भी जरा स्पष्टता हो जाए। और सबको बोलना मेरा ये है कि मोहम्मद बरानी का भी इंटरव्यू सुनो, ये टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में नंबर 1 अभी कोई आइडियोलॉग है जो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, उनमें से मोहम्मद बरानी भी। हाँ, ईरान से हैं, वो तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छा उनका एनालिसिस और असेसमेंट होता है, और वो अंग्रेजी बोलते हैं। जो कोई चाहे वो उनकी वीडियो सर्च करके देख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब। आपने मेरा मानना है कि फिलिस्तीन की आजादी दूर नहीं है, ये कुछ खेल खेल दिया उन्होंने, ठीक है, कुछ सेटबैक जंग के दौरान आते हैं, इसका भी आंसर एक्सेल और रीजन ढूंढ लेगी। और दुनिया में पहले से ज्यादा सपोर्ट फिलिस्तीन के लिए, और वो फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट बढ़ते जाएगा। और फिलिस्तीन के लोग संघर्ष करते जा रहे हैं, वो अपनी कुर्बानी देते जा रहे हैं, हम सब उनके साथ खड़े रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनी तौर पर। और देखिए, कोई भी इंसान हो, अगर कहीं इंसानियत है तो मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए। उसमें मुसलमान होना या उस इलाके का होना भी जरूरी नहीं है। हमदर्दी मजलूम के साथ होनी चाहिए अगर इंसानियत कहीं है तो। अगर हम जालिम के साथ खड़े तो इंसानियत हमारे साथ नहीं है। ये बात बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने हमें वक्त दिया, और आपको काफी लोग पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, और हमारी रिक्वेस्ट है कि और हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार जरूर हो जाया करे, तो बातचीत होती रहे। हमारे दर्शक भी बीच बीच में याद दिलाते हैं कि आपसे बात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। बहुत ही अहम बातें कही हैं। 60% से ज्यादा सुन्नी सपोर्ट कर रहे थे बशार अल असद को। उनकी हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे बड़ी तादाद उन्हीं की सुन्नियों की थी वहां के। जी तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सुन्नियों के खिलाफ थे और सुन्नियों पर बहुत जुल्म किया था, ये भी वेस्टर्न मीडिया का बनाया हुआ ही नैरेटिव है। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अरे 85% आर्मी सुन्नी भाई साहब। जी बिल्कुल। 2 दिन में असद को हटा देते, 2011 में खत्म हो जाता। इतने 14 साल से वो कैसे बने? बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।